Hello students, in today's lecture number 11 we shall have discussion some more numerical problems. In lecture 9 and 10 also we discussed various numerical problems. Now we take next numerical problem. A neutron, an electron, an alpha particle. एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, मूविंग विद इक्वल वेलोसिटीज. अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी, न्यूट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तीनों की वेलोसिटीज बराबर हैं. एंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और एक कैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं. गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर. ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है यानी इनटू द पेज है. और ये अल्फा पार्टिकल, ये न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तीनों सेम वेलोसिटी के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंट्री करते हैं. कैसे एंट्री करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से. कैसे पता चल रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंट्री की है इन्होंने, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द पेज है, क्रॉस से पता चल रहा है. और अल्फा पार्टिकल या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना आ गया, ये एंगल जो आया, ये एंगल 90 डिग्री आ गया. तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीनों ही परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहे हैं. अब हमें पता करना है कि इनका पाथ क्या होगा, आगे मैग्नेटिक फील्ड में इनका पाथ क्या होगा. ट्रेस दियर पाथ इन द फील्ड एंड जस्टिफाई योर आंसर. नंबर 1 मैं बात करूं न्यूट्रॉन की. न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल. न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल. न्यूट्रल पार्टिकल मीन्स इट्स चार्ज इज जीरो. So the magnetic force experienced by this neutron Q B cross B, this is the formula for magnetic force. जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो इतना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. और जब चार्ज पार्टिकल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Fm इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा. और जब Q का वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. यानी न्यूट्रॉन कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता. अब जब न्यूट्रॉन कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री पर, तो न्यूट्रॉन का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, जैसे आ रहा है वैसे ही जाता रहेगा, यानी स्ट्रेट पाथ, अनडिफ्लेक्टेड जाएगा. ये कैसे जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड जाएगा. ये न्यूट्रॉन का पाथ होगा, अनडिफ्लेक्टेड जाएगा. कैसे जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड. सो न्यूट्रॉन will move in a straight path without any deflection. बिना किसी डिफ्लेक्शन के ये न्यूट्रॉन सीधे जाता रहेगा. नंबर 2 हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की. अल्फा पार्टिकल, हम देखिए, अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. तो अल्फा पार्टिकल के केस में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे. अल्फा पार्टिकल के लिए हम यूज करेंगे कौन सा रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करेंगे. और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो ये देखिए, ये थंब, लेफ्ट हैंड का ये थंब है और ये फर्स्ट फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है. फर्स्ट फिंगर को 4 फिंगर भी हम कहते हैं. अब देखिए, जब हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की, तो जिस तरफ अल्फा पार्टिकल जाता है, अल्फा पार्टिकल इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो जिस तरफ अल्फा पार्टिकल जाएगा उसी तरफ क्या होगा, उसी तरफ क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन होता है. तो ये जो फिंगर है, ये मिडिल फिंगर, ये करंट की डायरेक्शन में ये हो गया. और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनटू द पेज, तो फर्स्ट फिंगर नीचे की तरफ पेज के अंदर हो गई, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, यानी जिस तरफ अल्फा पार्टिकल यानी पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल जाएगा उसी तरफ करंट होगा. तो थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. तो इसका मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल है वो एक कैसे सर्किल बनाएगा ऊपर की तरफ मुड़ते हुए. कैसे सर्किल बनाएगा ऊपर की तरफ मुड़ते हुए.
ऊपर की तरफ मुड़ते हुए सर्किल बनाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आ रहा है इसलिए ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखिए अल्फा पार्टिकल जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू तो हो जाएगी क्या आपकी 90 डिग्री, क्योंकि अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंट्री कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है अल्फा पार्टिकल के द्वारा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एक्सपीरियंस होगा। और जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन से जाता है तो हम जानते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स उस अल्फा पार्टिकल को क्या दे देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अल्फा पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, फॉलो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। और किस तरफ सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, इन टर्निंग फॉलो सर्कुलर पाथ बाय टर्निंग, किस तरफ मुड़ते हुए, टर्निंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ऊपर की तरफ मुड़ते हुए ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। देखिए ऊपर की तरफ मुड़ते हुए सर्कुलर पाथ फॉलो कर लिया। तीसरा जो पार्टिकल है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के केस में भी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो जो मैग्नेटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो कितना होगा, कितना एक्सपीरियंस होगा। इलेक्ट्रॉन भी तो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से जा रहा है, इसलिए थीटा यहाँ भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कितना मैग्नेटिक फोर्स आएगा, क्यू वी वी आएगा। अब क्यू की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो इतना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, मैक्सिमम एक्सपीरियंस होगा। यानी इलेक्ट्रॉन को भी ये मैग्नेटिक फोर्स क्या दे देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कैसे पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ये भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, लेकिन किस तरफ सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, फॉलो सर्कुलर पाथ बाय टर्निंग इन विच डायरेक्शन। अब ये पता करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ लगा देते हैं। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट करंट होता है, तो देखिए ये करंट इस तरफ हो जाएगा, करंट इस तरफ हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो थंब कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो करंट इस तरफ हो जाएगा। अब थंब आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन है यदि थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा यानी इलेक्ट्रॉन जो है नीचे की तरफ सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। किस तरफ, नीचे की तरफ सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि इनकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। जो ट्रेजेक्ट्री है किसकी, अल्फा पार्टिकल की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की, ये हम पता कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हुए हमने ट्रेजेक्ट्री पता कर ली। ठीक है, आसान सा सवाल है। तो ऐसा ही सवाल हमने इससे पहले भी किया था, पिछले वीडियो में। वो सवाल क्या था देख लो एक बार उसको। उसमें तो ट्रेजेक्ट्री दे रखी थी, जो पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था वो भी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और एक था प्रोटॉन, चार पार्टिकल थे, उन पाथ दे रखा था और पाथ को आइडेंटिफाई करना था। देखते हैं उस क्वेश्चन को एक बार फिर से। ये देखिए ये क्वेश्चन था जो मैंने लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस किया था। तो इसमें ABCD को पहचानना था। तो C तो सीधे जा रहा है, न्यूट्रल पार्टिकल होगा, न्यूट्रॉन का होगा ये पाथ। ठीक है, अब D इधर जा रहा है, अब ये किसका हो सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं अल्फा जो पार्टिकल्स हैं। अब मान लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो करंट, यदि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, A, B और D में से एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऊपर ही आ रहा होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, तो करंट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, और ये फर्स्ट फिंगर इनटू द पेज, तो थंब इस तरफ राइट डायरेक्शन में गया, तो ये D किसका पाथ हो गया, ये D पाथ हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब ये जो A और B हैं ये दोनों, या तो इनमें से एक अल्फा होगा और एक प्रोटॉन होगा, बाकी दो तो आइडेंटिफाई हो चुके। अब अल्फा और प्रोटॉन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन बड़ा सर्किल बनाएगा कौन छोटा सर्किल बनाएगा। देखिए अल्फा और प्रोटॉन तो इस तरफ ही जाएंगे, कैसे कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द पेज, और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो करंट भी ऊपर की तरफ। तो थंब किस तरफ जा रहा है, थंब जा रहा है आपका, ये देखिए लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे।
ठीक है, तो ये लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे। अब इनमें से कौन सा पाथ जो है प्रोटॉन का होगा और कौन सा अल्फा पार्टिकल का होगा, तो उसके लिए हमने ये यूज किया mb/qb। तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल चारों की सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो m/q पर डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो अब मास हमें पता होना चाहिए, मैंने आपको कहा था मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल आप कह सकते हैं 2e, या फिर कह सकते हैं प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है अल्फा पार्टिकल का चार्ज, और प्रोटॉन का चार्ज ई, या फिर और क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। QE लिखो इलेक्ट्रॉन को, या ई लिखो, एक ही बात है। मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 टाइम्स होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी ये तो कैलकुलेशन फिर हो ही जाएगी। अल्फा पार्टिकल का रेडियस ज्यादा आ रहा है, यानी ज्यादा रेडियस वाला कौन होगा, बी होगा, तो बी कौन हो गया, अल्फा हो गया, और ए कौन हो गया, प्रोटॉन हो गया। तो इस तरीके से इन सवालों को किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, समझ में आ गया होगा। चलो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है, और एक अल्फा पार्टिकल है। ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, और अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी के मतलब काइनेटिक एनर्जी मान लूं, तो प्रोटॉन P मतलब प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, D का मतलब ड्यूट्रॉन, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा को अल्फा पार्टिकल मान लिया, तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है। आर अलाउड टू पास थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तीनों को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दियर डायरेक्शन ऑफ मोशन, और कैसे पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। ठीक है, अब जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन से पास कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये तीनों जो है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेंगे, सर्कुलर। हालांकि ये क्वेश्चन में गिवन है, कंपेयर द रेडियाई ऑफ दियर सर्कुलर पाथ, लेकिन यदि यहाँ पर पूछ लेता, ये गिवन नहीं होता, कहता कि एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, तो बताइए उनका पाथ का नेचर क्या होगा। नेचर ऑफ पाथ सर्कुलर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंट्री कर रहे हैं। अब लेकिन ये तो चलो पता लग गया कि सर्कुलर पाथ है, लेकिन उनका रेडियस क्या क्या होगा, क्या रिलेशन होगा रेडियस में, किसकी रेडियस ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, और क्या रिलेशन इसके बीच होगा, तो ये पता मुझे करना है। तो काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम दे रखी है, अब मुझे रेडियस का पता करना है, तो सिंस R इज इक्वल टू क्या होता है, mb/qb, ये हम जानते हैं mb/qb होता है। ठीक है, mb/qb होता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखा, हाफ mv² होता है। तो यहां से मैं b² लिखूं तो 2k/m आ जाएगा, यानी v का वैल्यू क्या आ गया, √2k/m आ गया। तो v का वैल्यू मैं यहाँ रख दूं, तो देयरफॉर R इज इक्वल टू m/qb, और ये लिखा मैंने √2k/m, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये m से ये m कैंसिल होगा, तो √m ऊपर आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा R इज इक्वल टू 1/qb √2km। ठीक है, ये रूट यहाँ आ जाएगा 2km, √2km/qb, या फिर सिंपली ऐसे लिख दो R इज इक्वल टू √2km/qb, ये लिख दिया, ये रेडियस आ गया। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो सबका सेम है, तीनों जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, वो सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी भी तीनों की सेम दे रखी है, के का वैल्यू भी सेम है, तो के पर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो रेडियस किस पर डिपेंड करेगा, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 2m/q, इसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या फिर मैं लिखूं R इज इक्वल टू का 2m/q। मैंने क्या किया है यहाँ पर, के और बी को तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि के और बी तो तीनों के लिए सेम है, तो उसको लिखने से कोई मतलब वाली बात नहीं है। यदि लिखोगे भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो इससे मैं एक बार के लिए लिख लेता हूँ, इस फॉर्मूले से नहीं करता हूँ, इसी से करता हूँ। ये आ गया ना, √2km/qb।
अब तीनों की रेडियस कंपेयर करनी है। पहला पार्टिकल कौन है? अल्फा पार्टिकल है, तो आर अल्फा लिखो। आर अल्फा क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 के अल्फा और एम अल्फा अपॉन क्यू ऑफ अल्फा इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये आ जाएगा आर अल्फा, आ जाएगा या नहीं। और आर ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का क्या होगा? अंडर रूट 2 के ड्यूट्रॉन एम ड्यूट्रॉन अपॉन क्यू ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू बी, ये आ जाएगा। ठीक है। और आर रेडियस यदि मैं निकालू किसके लिए, एक बच गया प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए क्या होगा? अंडर रूट 2 के पी मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये आ जाएगा। अब देखिए यहां से आप निकाल लीजिए, क्या निकाल लूं? आर अल्फा आ गया, आर पी आर डी आ गया, आर पी आ गया, तो आर अल्फा अपॉन आर डी निकाल लूं। आर अल्फा अपॉन आर डी करूंगा तो आर अल्फा क्या है? 2 के अल्फा एम अल्फा, ठीक है, अपॉन क्यू अल्फा वी, ये आर अल्फा डिवाइडेड बाय आर डी, तो क्यू डी बी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर ये ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा? अंडर रूट 2 के डी एम डी, ये आएगा। अब देखिए के अल्फा से ये के डी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, काइनेटिक एनर्जी तो सबकी बराबर दे रखी है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है। बचा क्या? ये बच गया हमारा अंडर रूट एम अल्फा, तो ऊपर बचा, ठीक है, और नीचे बचा एम ड्यूट्रॉन, ये भी रूट के अंदर है, ये दोनों तो रूट के अंदर है, एम अल्फा अपॉन एम डी रूट के अंदर हो गया, और इधर क्यू ड्यूट्रॉन अपॉन क्यू अल्फा पार्टिकल, ये आ गया। ये किसका रेशो आ गया? अल्फा और ड्यूट्रॉन का रेशो आ गया, अल्फा और ड्यूट्रॉन का रेशो आ गया। अब देखिए मैं जानता हूं कि सिंस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है कौन? अल्फा पार्टिकल का मास, ध्यान रखना। और यदि मैं मास ऑफ ड्यूट्रॉन की बात करता हूं तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ ड्यूट्रॉन ऑब्वियसली 2 टाइम्स होगा किसका? प्रोटॉन के मास का। ठीक है। ये तो मास का पता चल गया। चार्ज की बात करूं, चार्ज की मैं बात करूं, ये आपका क्या था? ये क्यू डी अपॉन क्यू अल्फा है बेटा, ये क्यू अल्फा, डी अल्फा लिख दिया ना, ये क्यू अल्फा है। ठीक है। तो चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होगा? चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन क्यू डी किसके बराबर होगा? चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो ये बातें यदि आपको ध्यान है तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो देखिए ये यदि बात याद है, ये इन वैल्यूज को इसमें रखो। देयरफॉर आर अल्फा अपॉन आर ड्यूट्रॉन क्या आ जाएगा? मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा कितना है? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, अपॉन मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना है? मास ऑफ ड्यूट्रॉन 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। इनटू क्या आ जाएगा? क्यू ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना है? क्यू प्रोटॉन के बराबर है। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है? 2 टाइम्स ऑफ क्यू प्रोटॉन के बराबर है। अब देखिए मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हुआ, क्यू प्रोटॉन से क्यू प्रोटॉन कैंसिल हुआ, यहाँ ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 ऊपर बचेगा और नीचे 2, तो यानी 1/√2 आ गया सिंपली। किसका रेशो? आर अल्फा और आर डी का रेशो आ गया 1/√2। ठीक है भाई, आर अल्फा और आर डी का रेशो आ गया आर अल्फा और आर डी का रेशो क्या निकाल लिया मैंने? आर अल्फा 1/√2 निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, आर अल्फा अपॉन आर प्रोटॉन भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, आर अल्फा अपॉन आर प्रोटॉन निकाल लेता हूँ। तो या प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का निकाल लो, ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हो। तो आर अल्फा अपॉन ड्यूट्रॉन हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, आर अल्फा रेशो आर ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1/√2 लिखा जा सकता है ना। ठीक है, अब मैं निकाल लूँ
आर प्रोटॉन अपॉन आर ड्यूट्रॉन निकाल लो हम, आर प्रोटॉन अपॉन आर ड्यूट्रॉन। तो आर प्रोटॉन कितना है, आर प्रोटॉन है आपका अंडर रूट 2kpmp अपॉन QP इंटू आर ड्यूट्रॉन कितना है, ये देखिए आर ड्यूट्रॉन ये रहा, ये नीचे रखेंगे तो उलट जाएगा, तो QDB अपॉन क्या आ जाएगा अंडर रूट 2kd मास ऑफ ड्यूट्रॉन आ जाएगा। अब B से ये B कैंसिल हो गया और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया सिंपली है मास ऑफ प्रोटॉन तो यहाँ बचा और यहाँ बचा मास ऑफ ड्यूट्रॉन नीचे, ये इनटू Q ड्यूट्रॉन अपॉन Q प्रोटॉन, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या है 2 मास ऑफ प्रोटॉन है और Q ड्यूट्रॉन के ये Q प्रोटॉन है बेटा, ठीक है। Q ड्यूट्रॉन क्या है Q प्रोटॉन के बराबर और नीचे Q प्रोटॉन है ही, तो Q प्रोटॉन से Q प्रोटॉन कैंसिल हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो गया, तो 1/√2 आया क्या RP अपॉन RD, ठीक है। इसका मतलब RP रेशो RD किसके बराबर आ गया 1/√2, ठीक है। RP रेशो RD आ गया, तो अब यहां से सिंपली हम क्या लिख सकते हैं RP रेशो RD रेशो R अल्फा लिख सकते हैं। RP रेशो RD क्या है 1/1/√2 और R अल्फा क्या था, R अल्फा था 1, ठीक है। R अल्फा कितना आ रहा है 1 और RD कितना है √2, तो RD की जगह √2 और RP की जगह 1, ये रेशो आ जाएगा। तो ये सिंपली रिलेशन आ जाएगा रेडियस के बीच में, रेडियाई के बीच में रिलेशन आ गया, उन सर्कुलर पाथ की रेडियाई के बीच में रिलेशन आ गया। तो किसका सर्कुलर पाथ का रेडियस सबसे ज्यादा होगा, देखो सर्कुलर पाथ का रेडियस डिपेंड किस पर कर रहा है, यदि हम यहाँ से देखें तो अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस है ड्यूट्रॉन की रेडियस का 1/√2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखें तो प्रोटॉन का रेडियस जो है ड्यूट्रॉन की रेडियस का 1/√2 आ रहा है, यानी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल तो जो है सेम रेडियस के पाथ फॉलो करेंगे, सेम रेडियस के पाथ फॉलो करेंगे, ठीक है। और सबसे कम रेडियस का पाथ कौन फॉलो करेगा ड्यूट्रॉन, ठीक है, नहीं सॉरी ड्यूट्रॉन का रेडियस सबसे ज्यादा होगा, √2 टाइम्स होगा ना, ड्यूट्रॉन का रेडियस सबसे ज्यादा होगा, ड्यूट्रॉन का रेडियस √2 अल्फा और यहाँ से ड्यूट्रॉन का रेडियस √2 प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेडियस सेम होगा और ड्यूट्रॉन का रेडियस सबसे ज्यादा होगा कितना √2 टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, इस तरीके से निकाल लेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है, जो मैंने क्वेश्चन लिया है नेक्स्ट, वो लिया है आपका ये वाला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन है 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स, ये 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स हैं, दिखाई दे रहा होगा। 2 आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, कैसे लूप, सर्कुलर लूप, P एंड Q नाम है उनका, each of radius r and carrying currents are kept in parallel planes, और कहाँ रखे हुए हैं पैरेलल प्लेन्स में रखे हुए हैं, उनमें करंट फ्लो हो रहा है, having a common axis passing through O, the direction of current in P is clockwise। अब देखिए 2 सर्कुलर लूप्स हैं, ये मान लेता हूं मैं ये P है सर्कुलर लूप, भाई दोनों का रेडियस सेम है, ये रेडियस R का P और इसी रेडियस का एक Q दूसरा लूप बना दिया, ठीक है। ये इसका रेडियस भी R है, ये Q है, ये P है। अब दोनों का क्या कह रहा है, कैरिंग करंट्स आर केप्ट इन पैरेलल प्लेन, पैरेलल रखे हुए हैं, हैविंग ए कॉमन एक्सिस पासिंग थ्रू O, और दोनों की ये जो होगी, इन दोनों के सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है, डॉटेड लाइन मैंने जो ड्रॉ किया है, ये इनकी एक्सिस होगी, और ये किससे पास हो रही है, कॉमन पॉइंट O से पास हो रही है, ठीक है, O से पास हो रही है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन P इज क्लॉकवाइज, P में करंट कैसे है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, P में करंट कैसे है, क्लॉकवाइज है, एंड Q में कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है, Q में एंटी क्लॉकवाइज है। एज सीन फ्रॉम O, जैसे कि O से देखा जाता है, विच इज इक्विडिस्टेंस, और ये जो O है ये समान दूरी पर है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लूप P एंड Q। मान लीजिए ये डिस्टेंस में
x ले लेता हूँ, कितनी डिस्टेंस ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ, x डिस्टेंस पर है मान लीजिए, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, और x भी नहीं लें तो मैं r ले लेता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, ये r, यानी ये टोटल डिस्टेंस में क्या ले लेता हूँ, 2r ले लेता हूँ, ये मिड पॉइंट है तो ये r हो जाएगा और ये भी r हो जाएगा, ठीक है, r ही रेडियस है और r डिस्टेंस ले लिया ओ से, समझ गए बात को। चलिए अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ओ पर, ये मुझे निकालना है। तो ओ पर पहले तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें, पहले तो पी के कारण, पी में करंट कैसे है, क्लॉकवाइज है, अब क्लॉकवाइज है तो देखना जरा, क्लॉकवाइज है, अब सर्कुलर लूप के लिए राइट हैंड थंब रूल, फिंगर्स किसको बताएंगी, करंट को बताएंगे, और थंब किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, यानी पी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड ओ पर होगा कैसे आ रहा है, थंब किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा, ठीक है। अब क्यू के कारण देखते हैं, क्यू में कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, क्यू में कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्यू में जो करंट है, लेकिन ओ पर निकालना है हमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर निकालना है, ओ पर निकालना है, ठीक है, तो ओ पर निकालना है, इसमें आ जाएगा, हाँ सॉरी ओ पर निकालना है, ये इस तरीके से नहीं आएगा बेटा, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि किस जगह निकाल रहे हैं, यदि इस तरफ की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, अब इसमें क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज करंट है, तो ये इस तरीके से रखी हुई है, क्लॉकवाइज करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस केस में क्या हो जाना चाहिए, यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बात करूं तो Q O से क्लॉकवाइज, P इज क्लॉकवाइज एंड कुछ गलत हुआ है देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन P इज क्लॉकवाइज एंड Q इज एंटी क्लॉकवाइज, P से देखें तो क्लॉकवाइज, O से देखें तो P में क्लॉकवाइज है और Q में एंटी क्लॉकवाइज है, Q में एंटी क्लॉकवाइज है, O से देखने पर, O से देख रहे हैं बेटा, O से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज है, O से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगा Q में, और P में क्लॉकवाइज कैसे होगा, O से देखने पर, O से हम देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो जरा, अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें कैसे, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, O से देखने पर, O से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज जब होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ गया, देखो बीपी, किसका यूज करके, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके, और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा, बी क्यू, मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी वही आएगा भाई, इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ आ रहा है, इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ आ रहा है, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा आपको, ओ की तरफ से देखना पड़ेगा, ओ की तरफ से देखने पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट देखना, ये वाला पोर्शन देखना है बेटा आपको, ठीक है, ओ से देखने पर इसमें एंटी क्लॉकवाइज और इसमें क्लॉकवाइज, समझ में आ गई बात, इसमें एंटी क्लॉकवाइज और इसमें क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज और इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे कह रहा है वो, तो बी पी और बी क्यू दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, अब ओ का डिस्टेंस इससे सेम है और इसी से भी वही है, तो बी का जो वैल्यू होगा, हालांकि अभी हमने वो फॉर्मूला देखा नहीं है, जब हम एक्सेस की बात करेंगे, ये क्वेश्चन बेसिकली मुझे वहीं डिस्कस करना चाहिए था, म्यू 0/4 2NIA, यानी ए का मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता है बेटा, तो बेटर है इसको हम उसी समय डिस्कस करेंगे, अभी छोड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, तो एक्सेस पर ये मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको अभी हमने थियोरेटिकली डिस्कस नहीं किया है, तो इसको हम बाद में ही करेंगे, बाद में ही लेंगे इस क्वेश्चन को, छोड़िए अभी, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को हम थ्योरी पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, 4.20, ए मैग्नेटिक फील्ड, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ए मैग्नेटिक फील्ड सेटअप यूजिंग हेल्महोल्ट्ज कॉइल इज, अब इस पर ध्यान देने की आपको अभी जरूरत नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगा,
हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल वही सर्कुलर कॉइल जैसा होता है, इस टाइप के कॉइल होते हैं, ठीक है, इस टाइप के। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं, तो ए मैग्नेटिक फील्ड सेटअप यूजिंग हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स इज यूनिफॉर्म इन ए स्मॉल रीजन एंड हैज ए मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नेटिक फील्ड है 0.75 टेस्ला। इन द सेम रीजन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज मेंटेन्ड इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द कॉमन एक्सिस ऑफ द कॉइल। अब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज मेंटेन्ड इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द कॉमन एक्सिस ऑफ द कॉइल। कॉइल की एक्सिस के नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक है। देखिए दोबारा से, ए मैग्नेटिक फील्ड सेटअप यूजिंग हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल इज यूनिफॉर्म इन ए स्मॉल रीजन एंड हैज ए मैग्नीट्यूड दिस। तो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है। इन द सेम रीजन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज मेंटेन्ड, उसी जगह पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन किया जाता है। भाई हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड है किसी जगह पर, उसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेंटेन किया जाता है नॉर्मल टू द कॉमन एक्सिस ऑफ द कॉइल, यानी मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल हो गया एक तरह से, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दे रखे हैं वो क्रॉस्ड हैं, परपेंडिकुलर हैं। ए नैरो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ऑल एक्सिलरेटेड थ्रू 15 किलोवोल्ट enters this region in a direction perpendicular to both the axis of the coil and the electrostatic field if the beam remains undeflected। जब कोई बीम अनडिफ्लेक्टेड फील्ड से मूव करेगा, अनडिफ्लेक्टेड जब मूव करता है किसी क्षेत्र से, तो ऐसे क्षेत्र से मूव कर रहा है जहां पर दोनों फील्ड मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे फील्ड है, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो 0.75 है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है इतना दे रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना दे रखा है, 9 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल इफ द बीम रिमेन अनडिफ्लेक्टेड व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज दिस, मेक ए सिंपल गैस, अनुमान बताइए, टू व्हाट बीम कंटेंस, टू व्हाट बीम कंटेंस, व्हाई इज द आंसर नॉट यूनिक, कि बीम में जो चार्ज पार्टिकल निकलेगा वो कौन सा होगा, ये गैस निकालना है। क्वेश्चन क्या है कि एक हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड है और वहीं पर इस मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेंटेन किया जाता है। एक अनडिफ्लेक्टेड बीम जो है चार्ज पार्टिकल का वो वहां से गुजरता है, अनडिफ्लेक्टेड गुजरता है। तो बताइए वो चार्ज पार्टिकल क्या है, कौन सा पार्टिकल है वो, बीम में कौन सा चार्ज पार्टिकल है, वो नाम बताना है चार्ज पार्टिकल का। वाई इज द आंसर नॉट यूनिक, यानी इसका मतलब उस बीम में एक से ज्यादा तरह के चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं। तो पहले तो वेलोसिटी निकाल लूं, जब अनडिफ्लेक्टेड जाता है तो वेलोसिटी फिल्टर से जो वेलोसिटी होता है, कौन सा चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, जिसका वेलोसिटी A/B के बराबर होगा, और E कितना है 0.75 है और B कितना है 9 × 10⁵ है। तो ये कितना आ जाएगा 0.75 और 9 × 10⁵, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया मैंने, 0.75 नहीं, 0.75 तो मैग्नेटिक फील्ड है 0.75 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 9 × 10⁵, 9 × 10⁵। अब इसको सॉल्व कर लें तो लगभग जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 12 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आएगी। 12 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड आएगी। लेकिन अब देखिए कि चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा ये कैसे पता करें, भाई हमें चार्ज टू मास रेशो पता चल जाए। सेंस जो काइनेटिक एनर्जी है चार्ज पार्टिकल की, जब हम किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से एक्सिलरेट करते हैं चार्ज पार्टिकल को, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो पोटेंशियल है वो कितना है 15 किलोवोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल Q × V के बराबर होती है। अब यहाँ से चार्ज टू मास रेशो निकाल लो, चार्ज Q/m कितना आ जाएगा, Q/m निकालें तो V²/2V आ जाएगा, V²/2V आ जाएगा। अब V² का मतलब 12 × 10⁵ होल स्क्वायर, ये होगा अपॉन 2, और V कितना है वोल्टेज 15 किलो, किलो का मतलब इतना आ गया। अब इसको मैं होल स्क्वायर को ओपन करूँ तो इतना आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन 2 × 15 × 10⁻³
तो 12 से 6 टाइम कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और ये 12 2 जा 24 इंटू 10 रेज टू दी पावर, ये 3 ऊपर जाएगा तो 7/5 ये आएगा। और इसको मैं सॉल्व करूं तो लगभग कितना आ जाएगा, 4.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7। यूनिट क्या होगा, क्या निकाला है मैंने, चार्ज अपॉन मास, तो चार्ज कूलम और मास किलोग्राम में, तो कूलम पर किलोग्राम हो जाएगा। ये चार्ज टू मास रेशो आ गया। ठीक है, अब ये चार्ज टू मास रेशो किसका होता है, ड्यूट्रॉन का होता है। फॉर ड्यूट्रॉन की यदि मैं बात करूं, फॉर ड्यूट्रॉन यदि मैं चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट करूं तो ड्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो तो होता है इतना, भाई इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, और मास कितना होता है, प्रोटॉन के मास का डबल होता है, -27। जब इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आता है, 4.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7 कूलम पर किलोग्राम आता है। यानी जो चार्ज पार्टिकल, जो बीम आ रहा है, इस बीम में जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन सा है, ड्यूट्रॉन है। कौन सा है, ड्यूट्रॉन है। लेकिन केवल ड्यूट्रॉन तो नहीं हो सकता, विच मीन्स जो पार्टिकल आ रहा है वो ड्यूट्रॉन है, लेकिन ईच ऑफ विच कंटेन 1 प्रोटॉन। ड्यूट्रॉन में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। लेकिन आंसर यूनिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने चार्ज टू मास रेशो निकाला है। तो इस चार्ज टू मास रेशो तो लिथियम के लिए आ सकता है, लिथियम के लिए आ सकता है, हीलियम के लिए आ सकता है, ठीक है, इनके लिए भी आ सकता है। तो यूनिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेम वैल्यू तो लिथियम के लिए आ सकती है, हीलियम के लिए आ सकती है। ठीक है, तो जो बीम निकल रहा है वो बीम जो है ड्यूट्रॉन होगा, लेकिन केवल ड्यूट्रॉन नहीं होगा। यानी आंसर यूनिक नहीं हो सकता, केवल ड्यूट्रॉन नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन की है वो चार्ज टू मास रेशो की है, और सेम चार्ज टू मास रेशो जो है लिथियम और हीलियम के लिए भी आ सकता है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसलिए आंसर यूनिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A straight horizontal conducting rod, a straight horizontal conducting rod of length 0.45 meter and mass 60 gram is suspended by 2 vertical wires at its end। ये मान लीजिए ये रॉड है, ये एक रॉड है, ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, 0.45 मीटर, 0.45 मीटर, 0.45 मीटर ये इसकी लेंथ है रॉड की। ठीक है, चलिए इसको लटकाया गया है, इस रॉड को लटकाया गया है। ठीक है, इज सस्पेंडेड बाय 2 वर्टिकल वायर्स एट इट्स एंड। ये 2 वर्टिकल वायर्स की हेल्प से, ये एक वायर, ये दूसरा वायर, और इन दोनों वायर की हेल्प से इस रॉड को लटका दिया गया है। ठीक है, इस रॉड में जो फ्लो होने वाला करंट है, इस रॉड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी हमें गिवन है। ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सेट अप इन द रॉड। कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर थ्रू द रॉड। ठीक है, इस सेटअप इन द रॉड थ्रू द वायर्स। ठीक है, इन वायर्स की हेल्प से इसमें करंट सेटअप किया जाता है, कितना, 5 एम्पियर। व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेटअप, कितना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया जाना चाहिए टू द कंडक्टर इन ऑर्डर दैट द टेंशन इन द वायर इज 0, कि इन वायर में जो टेंशन है T वो 0 हो जाए, इसके लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करें। भाई ये वायर लटकाया तो इसका mg नीचे लगेगा, वेट नीचे की तरफ होगा। अब ये टेंशन 0 होने के लिए जितना वेट नीचे लग रहा है उतना की उतना फोर्स ऊपर लगना चाहिए। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये करंट कैरिंग वायर है तो ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो कितना, ILB, कितना मैग्नेटिक फोर्स इसको ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ILB। ठीक है, I करंट है, L लेंथ है, B मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेटअप नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर दैट द टेंशन इन द वायर इज 0। तो टेंशन T का वैल्यू 0 कब होगा, टेंशन T का वैल्यू फॉर T इज इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए कि वायर का जो वजन है mg इट शुड बी इक्वल टू ILB। वैसे तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा ILB साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर थीटा जो है 90 होगा। 90 क्यों होगा, क्योंकि ये L है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लगाना है। ठीक है, तो साइन 90 तो ये आ जाएगा ILB। तो इस तरीके से mg बराबर ILB होगा तो टेंशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से B निकाल लेंगे, mg अपॉन IL,
mg अपॉन IL, इससे b आ जाएगा। अब m कितना है 0 पॉइंट, आपका m जो मास है किसका, रॉड का मास चाहिए मुझे, तो रॉड का मास जो है 60 ग्राम है। रॉड का जो मास है 60 ग्राम है, तो 60 ग्राम को मैं किलोग्राम में बदलूं, 60 ग्राम को किलोग्राम में बदलूं तो 0.06 किलोग्राम आ जाएगा, 0.06 किलोग्राम आ जाएगा। तो 0.06 तो मास हो गया, और जी कितना है 9.8 है, क्वेश्चन में गिवन है 9.8 ही लेना है हमें, ठीक है, 10 नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये। और आई कितना है 5, ठीक है, और एल कितना है 0.45 मीटर। अब इसको मैं सॉल्व करूं, ठीक है, तो सॉल्व कर लें इसको, से 98 इंटू 6 इंटू 10⁻², दो तो ये और एक ये 3 -3, और ये 2 नीचे से आएंगे तो +2 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 45 इंटू 5, ये 45 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो रहा है क्या, देख लें जरा, 3 से कैंसिल हो रहा है शायद, 3 15 हो जाएगा, और ये 2 6 जा 3 2 जा 6, और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं देखूं तो और कैंसिल हो रहा है क्या, देख लो, नहीं हो रहा है, तो 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18, और 1 9 6, और ये 75 इंटू 10⁻⁻1, ये आ जाएगा 196 अपॉन 75। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो लगभग आएगा 0.26, कितना आएगा 0.26, यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड मुझे सेटअप करना पड़ेगा 0.26 टेस्ला, और किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में सेटअप करना पड़ेगा, जिससे कि टेंशन 0 हो जाए, क्योंकि तभी तो ये फ्रीली सस्पेंड हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले और किया था कि कोई वायर था, उसका लेंथ दे रखा था, मास दे रखा था, वजन दे रखा था कि हवा में लटकाना है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा के लटकाएं, कि भाई जितना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लगा रहे हो ILV वो mg के बराबर होना चाहिए, तभी हवा में लटकेगा, तो तभी तो टेंशन 0 होगा। जब ये इन पर वजन नहीं आएगा, इन पर खिंचाव नहीं आएगा, तो टेंशन 0 हो जाएगा। तो टेंशन 0 कब होगा, जब mg बराबर ILV होगा, mg बराबर ILV होगा। तो इस तरीके से इतना मैग्नेटिक फील्ड हमें लगाना पड़ेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाना पड़ेगा, अपवर्ड लगाना पड़ेगा, अपवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बी पार्ट करते हैं इसको। What will be the total tension in the wire if the direction of the current is reversed? ये डायरेक्शन ऑफ करंट था, यदि उल्टा कर दिया जाए करंट का डायरेक्शन तो कितना टोटल टेंशन होगा वायर में, ठीक है। इफ कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड सेम एज बिफोर, मैग्नेटिक फील्ड को उतना ही रखना है। तो देखिए जरा, ये आपका रॉड लटका हुआ था 2 वायर से, ठीक है, ये रॉड लटका हुआ था, ये रॉड लटका हुआ था, ठीक है, इनमें टेंशन था T। अब कह रहा है कि करंट का डायरेक्शन जो पहले इस तरफ था, अब इस करंट को ऐसे कर दिया जाए, यानी जो 5 एम्पियर करंट था वो अब ऐसे फ्लो हो रहा है। तो 5 जब करंट इधर होगा तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, भाई mg तो अभी भी नीचे ही रहेगा, लेकिन करंट जब इधर रहता है, करंट जब इधर है तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस तरफ आएगा। मैग्नेटिक फोर्स की यदि मैं बात करूं, जब करंट इस तरफ आएगा, पहले मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ था, अब करंट का डायरेक्शन उलट दिया तो मैग्नेटिक फोर्स भी उलट जाएगा, कहाँ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स भी कहाँ लगेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स भी कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो mg टी बराबर क्या हो जाएगा, ये जो टी होगा, टेंशन ऊपर लग रहा है, ये टी किससे बैलेंस होगा, mg प्लस ILV से बैलेंस होगा। और mg और ILV दोनों बराबर हैं तो 2mg लिख सकता हूं मैं इसको। तो 2 और मास कितना है, मास 0.06 है, 0.6 किलोग्राम, और g कितना है 9.8। इसको मैं सॉल्व करूं तो t का वैल्यू आ जाएगा मेरा 1.176 न्यूटन। इतना टेंशन लगेगा, इतना टेंशन लगेगा जब करंट का डायरेक्शन बदल देंगे, क्योंकि फिर उस केस में मैग्नेटिक फोर्स भी वेट की डायरेक्शन में लगेगा, ग्रेविटी की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, जब करंट का डायरेक्शन बदल देंगे। क्योंकि पहले ऊपर लग रहा था तो डेफिनेटली करंट का डायरेक्शन बदलते नीचे लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से टेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस की, जो कि अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उनके ऊपर बेस्ड थी।
आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बीच में हमने छोड़ दी है, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम जब पहले इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जब हम थ्योरी पढ़ लेंगे तब डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो किसी सर्कुलर लूप के कारण उसके एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड का एप्लीकेशन है। ठीक है, जो बायो-सावर्त लॉ का थर्ड एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो उसी समय इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।